तो ये कहानी है एक ऐसे सुप्रीम लेवल स्वॉर्ड मास्टर की जो 188 साल की कल्टीवेशन और ग्लोरी के साथ अचानक मारा गया। और जब स्वॉर्ड मास्टर की मौत की खबर बाकी लोगों ने सुनी तो सभी लोगों ने स्वॉर्ड मास्टर के ट्रेजर के लिए लड़ने लगे, खासकर स्वॉर्ड मास्टर की 9 इंपीरियल स्वॉर्ड के लिए। लेकिन सबसे बड़ा झटका सुप्रीम स्वॉर्ड मास्टर को तब मिला जब उसने देखा कि उसके अपने ही लोगों ने उसे धोखा दिया। पर कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि उस सुप्रीम स्वॉर्ड मास्टर की सोल ने एक लूजर सुजुआन की बॉडी में रिंकानेट हुआ। जबकि सुजुआन के बारे में बात की तो ये पहले स्वॉर्ड हाउस का मास्टर था, लेकिन किसी चलते इसने अपनी कल्टीवेशन बिगाड़ ली, जिसके चलते सुजुआन की जिस लड़की से शादी हुई वो लड़की और उसकी फैमिली मेंबर सुजुआन को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते। उदाहरण के लिए अगर आप किसी लड़की से शादी करके उसकी लड़की के घर जमाई बन जाओ तो कैसे उस लड़की के फैमिली मेंबर और बाकी लोग आपको ताना मारेंगे। कुछ इस तरह सुजुआन की भी कहानी है। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे हमारा मेन कैरेक्टर लोग की ताने को सुनते हुए अपने पास्ट मेमोरी का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को कैसे रिकवर करेगा और साथ ही साथ अपने उन दुश्मनों से कैसे बदला लेगा। खासकर ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा जिन्होंने सुप्रीम स्वॉर्ड मास्टर को धोखा दिया था, उनसे आखिर सुप्रीम स्वॉर्ड मास्टर कैसे अपना रिवेंज लेंगे। सो अब बिना और देरी किए इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक ऐसी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर ट्रेजर के लिए फाइट चल रही थी, जबकि हम उसी जगह पर एक होल का सीन देखते हैं जिसके अंदर एक कॉफिन रखा हुआ था और उसके सामने एक लड़की खड़ी हुई थी। तभी उस लड़की ने अपने मास्टर को रिस्पेक्ट देते हुए कहा, आपने अपनी जिंदगी में अपने स्वॉर्ड से कई सारे लड़ाइयाँ लड़ी, जिसके चलते आपको स्वानजुन स्वॉर्ड मास्टर का टाइटल मिला। साथ ही इस दुनिया में अब तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो आपसे ज्यादा ताकतवर हो, और आपकी इसी ताकत को देखते हुए इस पूरे हेवन और अर्थ में ऐसा कोई भी नहीं था जो आपकी इज्जत ना करे। लेकिन आपके जाते ये सभी लोगों ने आपको भुला दिया और सभी लोग आपके ट्रेजर के पीछे लड़ने लगे, जिसके चलते आपने जो अपनी पूरी जिंदगी में जो ग्लोरी हासिल की थी वो सभी काफी तेज से खत्म होती जा रही है। जबकि उसी जगह पर हम सुप्रीम स्वॉर्ड मास्टर के सोल को भी देखते हैं जो ये सब कुछ देख रहा था और सुन रहा था। साथ ही सुप्रीम स्वॉर्ड मास्टर बाहर की हो रही बैटल को देखकर याद करने लगा कि कैसे इन सभी ने एक वक्त पर अपने घुटने टेक गए थे उसके सामने, लेकिन उसकी डेथ होते ही इन सभी ने कैसे अपना असली चेहरा दिखा दिया। ये सब सोचते हुए सुप्रीम मास्टर को काफी बुरा लग रहा था। लेकिन जब सुप्रीम मास्टर ये सब सोच ही रहा था तभी उस जगह पर उसका दूसरा डिसाइपल भी आ गया। तभी उस स्टूडेंट ने अपने जूनियर सिस्टर से कहा, तुम पिछले 7 दिनों से मास्टर की बॉडी को गार्ड कर रही हो, लेकिन इन 7 दिनों के अंदर इस जगह पर काफी सारे पावरफुल कल्टिवेटर आ चुके हैं जो जल्दी इस हॉल तक भी पहुंच जाएंगे, इसलिए तुम जल्दी से इस जगह से निकल जाओ। और जहाँ तक रही मास्टर की डेड बॉडी और 9 इंपीरियल स्वॉर्ड के लिए तो उन दोनों को मैं प्रोटेक्ट कर लूंगा, पर अगर तुम इस जगह पर रहते हो तो तुम्हें भी इस जगह पर काफी चोटें आ जाएगी। जबकि अपने सीनियर की बातों को सुनने के बाद उस जूनियर सिस्टर को समझ में आ चुका था कि उसका सीनियर ब्रदर क्यों आया है, इसलिए गुस्सा होते हुए अपने सीनियर ब्रदर से कहते हो, मुझे अच्छे से मालूम है कि आखिर तुम इस जगह पर क्यों आए हो, इसलिए बकवास करना बंद करो जैसे कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही हो। जबकि दूसरी तरफ अपनी जूनियर सिस्टर की बातों को सुनने के बाद उस सीनियर स्टूडेंट के चेहरे पे भी स्माइल आ गई। इसके अगले पर उसने अपने साथियों से अपने जूनियर सिस्टर पे अटैक करवा दिया। लेकिन भले उसके जूनियर सिस्टर कहने के लिए जूनियर हो, लेकिन इसकी वो काफी पावरफुल थी, क्योंकि कुछ ही अटैक्स के अंदर जूनियर सिस्टर ने उन दोनों को खत्म कर दिया। साथ ही साथ उसने अपने सीनियर को भी पीछे धकेलने पे मजबूर कर दिया, जो देखकर तो सीनियर के साथ आए हुए व्यक्ति सभी लोग सरप्राइज हो गए, क्योंकि उन सभी ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनकी जूनियर सिस्टर इतनी पावरफुल होगी। पर तभी सीनियर गुस्सा होते हुए अपने पावरफुल अटैक को रेडी करने लगे, लेकिन उसकी जूनियर सिस्टर बिना उसे मौका दिया उस पर काफी सारे अटैक करने लगी, जिन अटैक्स को सीनियर ब्रदर ने किसी तरह से रोक लिया। लेकिन तभी उसकी जूनियर सिस्टर ने उसी समय उस पर अटैक कर दिया, जो देखते ही सीनियर ब्रदर उससे अपने स्वॉर्ड की मदद से उससे फाइट करने लगा। लेकिन कुछ ही अटैक्स के अंदर वो हार गया, जिसके चलते वो सीनियर सरप्राइज हो गया कि आखिर उसकी जूनियर सिस्टर इतनी पावरफुल कैसे हो चुकी है। लेकिन जैसे उस सीनियर का अपने फाइट से ध्यान भटका, उसी समय का फायदा उठाते हुए जूनियर सिस्टर ने अपनी तलवार को उसके शरीर के आर पर कर दिया, जो देखकर तो उस सीनियर के साथ आए हुए व्यक्ति सभी काफी गुस्सा हो गए, इसलिए उन्होंने बिना समय गवाए उस पर अटैक कर दिया। लेकिन जल्दी उस जूनियर ने अपने कुछ ही अटैक्स के अंदर उन सभी को मौत के घाट उतार दिया, जबकि बचे हुए लोगों ने उसके सामने सरेंडर कर दिया, इसलिए उसने बाकी लोगों को छोड़ दिया। साथ ही उस जूनियर सिस्टर ने इस जगह पर अनाउंसमेंट किया कि वो इस जगह की अब से क्वीन होगी और जो भी व्यक्ति उसके खिलाफ जाएंगे उसे भी मारे जाएंगे। ये कहने के साथ ही वो हॉल के अंदर फिर से उसने एंट्री किया। तब इस जूनियर सिस्टर ने अपने मासी को कॉफिन के पास आते हुए कहा, मैं पिछले 7 दिनों से आपके और आपके ट्रेजर्स की रक्षा कर रही हूँ। साथ ही इन 7 दिनों के अंदर जिन गद्दार ने भी आपकी चीजों को लेने की कोशिश की, मैंने उन सभी को मौत के घाट उतार दिया। और मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपके काफी सारे एहसान मुझ पर थे, साथ ही मैं आपके डिसाइपल भी थी। लेकिन इन 7 दिनों के अंदर मैंने आपकी चीजों को प्रोटेक्ट करके आपके सारे कर्जों को उतार दिया है। पर अब जबकि आपकी मौत हो चुकी है तो आप 9 इंपीरियल स्वॉर्ड जैसी पावरफुल ट्रेजर को रखकर आप क्या करेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि मैं उसे रख लूं और अपने लिए इस्तेमाल करूं। ये कहते हुए उस जूनियर ने अपने मास्टर के कॉफिन को खोल दिया। लेकिन जैसे उसने अपने मास्टर के कॉफिन को खोला उसी समय वो सरप्राइज हो गई, क्योंकि ना ही उस कॉफिन के अंदर सुप्रीम स्वॉर्ड मास्टर की डेड बॉडी थी और ना ही उसके स्वॉर्ड, जो देखकर तो वो जूनियर पूरी तरह से परेशान हो गई। साथ ही उसने अपने मन में कहा, आखिर जुआन
आज वो स्वॉर्ड कहाँ है। जबकि अपनी जूनियर डिसाइपल को परेशान होता देख सुप्रीम स्वॉर्ड मास्टर हंसने लगे। तभी सुप्रीम स्वॉर्ड मास्टर ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम जैसे लोग के हाथ में 9 इंपीरियल स्वॉर्ड को छोड़कर जाऊंगा। साथ ही मुझे ये भी अच्छे से मालूम है तुम लोगों ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया होगा जिस इंपीरियल स्वॉर्ड के लिए तुम लोग फाइट कर रहे हो, असल में वो स्वॉर्ड तो इस जगह पर है ही नहीं। पर 9 इंपीरियल स्वॉर्ड की वजह से तुम सभी का असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है, इसलिए तुम सभी मेरे वापस आने का इंतजार करो। ये कहते हुए सुप्रीम स्वॉर्ड मास्टर की सोल उस जगह से डिसअपीयर हो गई। साथ ही हमें एक अनजान आवाज के थ्रू बताया जाता है सुप्रीम स्वॉर्ड मास्टर की जाते ही उस कॉन्टिनेंट में काफी कुछ बदलाव हो गया। फिर से इनसे प्रोग्राम हम काफी समय बाद देखते हैं, जहाँ एक डिसाइपल ने अपने फ्रेंड को बताया ये तो सुजुआन है, जो ठीक 1 साल पहले किंग स्वॉर्ड हाउस का मास्टर हुआ करता था, जिसके चलते सुजुआन की रेपुटेशन काफी बढ़ चुकी थी। लेकिन किसी वजह से उसने अपनी कल्टीवेशन खो दी और अभी प्रेजेंट टाइम में सुजुआन वैन फैमिली का सन इन लॉ है। लेकिन मुझे अभी भी इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा कि ब्यूटीफुल लेडी विंग चाओ ने इससे लूजर से शादी कैसे कर ली, क्योंकि इन दोनों में देखा जाए तो काफी बड़ा डिफरेंस है। ये सब सुनने के बाद तो सुजुआन काफी गुस्से से उन दोनों की ओर देखने लगा, जिसके चलते वो दोनों डिसाइपल उस जगह से चले गए। और उन दोनों के जाते ही सुजुआन ने अपने मन में कहा, इन दोनों की बातें भले सुनने में काफी कड़वे लगे, लेकिन इन्होंने जो भी कहा वो बिल्कुल सही है। ये सोचते हुए सुजुआन उस दिन को याद करने लगा जब वो अपने अगले लेवल पे जाने वाला था। और जैसे सुजुआन अपने इस लेवल को पार कर लेता तो वो अपने अगले होने वाली स्वॉर्ड टेस्ट में भी पास हो जाता, जिससे सुजुआन किंग स्वॉर्ड हाउस का इनर डिसाइपल बन जाता। और इसके बाद सुजुआन को किंग स्वॉर्ड हाउस का सपोर्ट मिल जाता, जिससे सुजुआन ये पता लगाना चाहता था कि आखिर उसके मदर को किसने मारा, क्योंकि सुजुआन को मालूम था कि किसी अनजान व्यक्ति ने उसके मदर को खत्म कर दिया। और उसी किलर का पता लगाने के लिए सुजुआन पिछले 3 सालों से किंग स्वॉर्ड मैंशन के अंदर कल्टीवेशन कर रहा था, ताकि वो अपने इस लेवल को पार करके अगले लेवल पे जा सके। और जैसे सुजुआन अगर अपने इस एग्जाम को पास करके इनर डिसाइपल बन गया तो सुजुआन के पास किंग हाउस का सपोर्ट मिल जाएगा। ये तो सोचते हुए सुजुआन अपनी कल्टीवेशन करने लगा, जिस वजह से उसका धर्मा बोर्ड भी उसके पीछे आ चुका था। और जल्दी सुजुआन क्यूआई गैदरे रेलम को भी पार करने वाला था। लेकिन तभी 9 इंपीरियल स्वॉर्ड बीच में आकर उसकी एनर्जी को कंज्यूम करने लगी, जिसके चलते वो सीरियस तरीके से काफी घायल हो गया। साथ ही इसकी वजह से मैंने अपनी पूरी कल्टीवेशन खो दी, ये कहते हुए सुजुआन अपने प्रेजेंट टाइम में आ चुका था। साथ ही सुजुआन हमें बताता है जैसे उसकी कल्टीवेशन ब्रेक हो गई उसी समय उसकी फैमिली ने उसे लात मार के बाहर निकाल दिया और उसे इस सिटी में वैन फैमिली के अंदर भेज दिया। लेकिन कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय होने के बावजूद मैंने 1 साल तक कल्टीवेशन करने की कोशिश की, पर जिस भी मैं स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम करने की कोशिश करता उसे 9 इंपीरियल स्वॉर्ड कंज्यूम कर लेती, जिससे 9 इंपीरियल स्वॉर्ड पे लगी हुई सील धीरे धीरे करके ब्रेक हो रही है। और जैसे जैसे 9 इंपीरियल स्वॉर्ड की सील ब्रेक हो रही है उसी तरह से मुझे पास्ट की मेमोरी याद आ रही है। जब सुजुआन ये सब सोच रहा था तभी उसके पीछे एक ब्यूटीफुल वुमेन आ गई, जो सुजुआन की वाइफ की सिस्टर है और उसका नाम लिंग जियू था, जो सुजुआन को देखते ही काफी खुश हो चुकी थी। जबकि आसपास के डिसाइपल तो लिंग जियू को खुश होता देख काफी सरप्राइज हो चुके थे, क्योंकि इस एकेडमी के अंदर किसी ने भी लिंग जियू को मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। लेकिन पहली बार उन्होंने सुजुआन की वजह से लिंग जियू को मुस्कुराते हुए देखा था और इसी वजह से सभी लोग सरप्राइज हो चुके थे कि लिंग जियू जैसी ब्यूटीफुल वुमेन कैसे लूजर को देखकर स्माइल कर सकती है। जबकि लिंग जियू बाकी लोग को इग्नोर करते हुए सुजुआन के साथ आगे की ओर बढ़ने लगी। साथ ही लिंग जियू ने सुजुआन को बताया कि उसे मालूम है कि उसकी फैमिली में कोई भी सुजुआन को पसंद नहीं करता और जब देखो तब उसकी वैन फैमिली किसी न किसी तरह से उसे परेशान करते रहते हैं। इसी तरह से वो दोनों आपस में बातें करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगे। जबकि इसी बातों के दौरान सुजुआन ने उसे बताया कि लिंग जियू की बहन इस जगह पे आ चुकी है और इसीलिए लिंग जी की मदर ने उसे लाने को कहा है। जबकि दूसरी तरफ लिंग जी ये सुनने के बाद तो सरप्राइज हो गई, क्योंकि उसे भी मालूम था कि उसकी बहन सुजुआन को पसंद नहीं करती, क्योंकि जब उसकी सिस्टर और सुजुआन की आपस में शादी हुई थी तभी उसी फर्स्ट नाइट को उसकी सिस्टर ने अपनी फैमिली को छोड़कर उस जगह से जा चुकी थी और उस दिन के बाद वो आज आई थी। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। तो अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में सुजुआन और लिंग जियू आपस में बातें करते हुए घर तक पहुंच चुके थे, लेकिन इससे पहले वो दोनों घर के अंदर एंट्री भी कर पाते उससे पहले सुजुआन की मदर इन लॉ ने उसे फटकार लगाना शुरू कर दिया। साथ ही सुजुआन की मदर इन लॉ ने उसे फटकार लगाते हुए उससे कहा, सुजुआन मैंने लिंग जियू को तुम्हें लाने के लिए काफी समय पहले भेजा था, लेकिन आने में तुम्हें इतना समय कैसे लग गया, क्या तुम मुझे बताओगे, क्योंकि एकेडमी इतनी भी दूर नहीं है, कितना समय लग जाए। ये सुनने के बाद लिंग जियू सुजुआन के बचाव में कुछ कहने की कोशिश करती है, पर लिंग जियू की मदर ने उसकी बातों को काटते हुए उसे अंदर की ओर भेज दिया। लिंग जियू को उस जगह से भेजने के बाद लिंग जियू की मदर ने सुजुआन से कहा, कहीं तुम लिंग जियू को तो पसंद नहीं करते, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जबकि अपनी मदर इन लोग की बातों को सुनने के बाद सुजुआन सरप्राइज होते हुए कहता है, वो तो मेरी छोटी बहन की तरह है, इसीलिए मैं उसके बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच सकता। जबकि सुजुआन की बातों को सुनने के बावजूद उसकी मदर इन लॉ ने उसे कुछ समय और फटकार लगाया। फिर कुछ समय बाद उसने सुजुआन से कहा कि हमारे क्लैन हेड और बाकी सभी
तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए एल्डर्स को बिना ज्यादा वेट करवाए जल्दी से हॉल के अंदर पहुंचो, क्योंकि वो सभी तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें करना चाहते हैं। फिर अगले सीन में हम वेन फैमिली के मीटिंग हॉल को देखते हैं, जहाँ पर काफी सारे लोग पहुंच चुके थे और किसी चीज को लेकर वो सभी आपस में बातें कर रहे थे। और तभी उस जगह पर सुजुआन की एंट्री हुई, जिसे ये देखते ही सभी की नजर उस पे आ चुकी थी। जबकि सुजुआन की बात की तो वो अपनी वाइफ को देख रहा था, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ एक जगह पे खड़ी हुई थी। जबकि अपनी वाइफ को देखते हुए सुजुआन ने अपने मन में कहा, लिंगजुई और ये दोनों एक ही बहन है, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों के नेचर में काफी ज्यादा फर्क है। पहले लिंगजुई जो काफी पोलाइट है, जबकि इसकी बात की तो ये काफी कोल्ड है, और मेरे हिसाब से मेरी वाइफ को अपनी छोटी सिस्टर के साथ कुछ सीखना चाहिए। ये सब सोचते हुए सुजुआन वैन फैमिली के हेड के सामने आ गया। जबकि सुजुआन को देखते ही वैन फैमिली के हेड ने उसकी वाइफ के बारे में उससे बात करना शुरू कर दिया, जैसे कि लिंगजाओ काफी टैलेंटेड है और उसका टैलेंट काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इसीलिए जब लिंगजाओ किंग स्वॉर्ड मैंसन में रहकर प्रैक्टिस कर रही थी, तभी उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई, जिसने लिंगजाओ के टैलेंट को देखते हुए टियान युआन एकेडमी से बातें की, जिस वजह से लिंगजाओ टियान युआन एकेडमी की एक ऑफिशियल डिसाइपल बन चुकी है। जबकि टियान युआन एकेडमी कितनी पावरफुल है शायद तुम्हें अच्छे से मालूम होगा। जबकि उनकी बातों को सुनने के बाद सुजुआन को अच्छे से समझ में आ चुका था कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। दरअसल वैन फैमिली के मेंबर ये चाहते थे कि जब लिंगजाओ एक पावरफुल एकेडमी को ज्वाइन कर चुकी है, तो उसकी वजह से उनकी वैन फैमिली की नाम भी काफी ऊपर तक जाएगा। पर अगर लिंगजाओ के लूजर हस्बैंड के बारे में लोग को मालूम चला तो उनकी फैमिली की रेपुटेशन नीचे गिरेगी। इसीलिए वैन फैमिली के मेंबर ये चाहते थे कि सुजुआन इस शादी को तोड़ दे, जिससे लिंगजाओ इस मैरिज से पूरी तरह से फ्री हो जाए। और इन फ्यूचर वैन फैमिली के मेंबर्स ने सोचा था कि एक पावरफुल मैन के साथ लिंगजाओ की शादी करवा देंगे, जिससे उनकी फैमिली की पावर और भी बढ़ जाएगी। इन चीजों के बारे में सोचते हुए सुजुआन ने कहा, आप क्या कहना चाहते हैं मुझे अच्छे से मालूम है, लेकिन ये डिसीजन काफी बड़ा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि लिंगजाओ खुद डिसीजन ले। वो अगर इस मैरिज को ब्रेक करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल भी इनकार नहीं करूंगा। जब सुजुआन ये सब कुछ कह ही रहा था, तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, जिसने उससे कहा, सुजुआन तुम्हें अपने एल्डर की बातें समझना चाहिए। और जिस व्यक्ति ने सुजुआन से ये कहा था उसका नाम प्रिंस वेई था। जबकि प्रिंस वेई की बातों को सुनने के साथ ही सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। साथ ही प्रिंस वेई को रिस्पेक्ट देने के लिए एल्डर भी अपनी जगह से खड़े हो गए थे, जिससे ये बात साफ था कि ये प्रिंस वेई किसी बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है। सिंसिप्टोग्राम प्रिंस वेई को देखते हैं, जिसने एल्डर को बताया कि वो सुजुआन से मिलने के लिए आया है। ये कहने के बाद प्रिंस वेई सुजुआन की ओर देखते हुए उससे कहता है, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि किंग स्वॉर्ड मैंसन में कल्टीवेशन कहते हुए तुम अपने सारे कल्टीवेशन को खो दोगे और पूरी तरह से एक लूजर बन जाओगे। साथ ही पिछले 1 साल में मैं देख पा रहा हूँ तुमने बिल्कुल भी कल्टीवेशन नहीं की, या फिर लूजर बनने की वजह से तुम बिल्कुल भी कल्टीवेशन नहीं कर पा रहे। ये सब कुछ कहते हुए प्रिंस वेई के चेहरे पे स्माइल थी, जिससे साफ था कि वह सुजुआन को नीचा दिखा रहा था। जबकि ये सुनने के बाद सुजुआन को काफी गुस्सा आने लगा, इसलिए उसने प्रिंस वेई से कहा, ऐसा लगता है कि तुम अपने प्रीवियस पिटाई को भूल चुके हो, तो क्यों ना एक बार फिर से हम फाइट कर ले, जिसके दौरान मैं तुम्हारी मेमोरी को फिर से ताजा कर दूंगा। ये सुनने के बाद प्रिंस वेई को भी गुस्सा आने लगा, लेकिन किसी तरह उसने अपने आप को शांत करते हुए कहा, मेरे वेई फैमिली में आने के 2 कारण है। पहली वजह है कि मैं कल ही लिंगजाओ को टियान युआन एकेडमी ले जाऊंगा। साथ ही मैं पूरे वेई फैमिली से वादा करता हूँ कि लिंगजाओ को टियान युआन एकेडमी में किसी तरह प्रॉब्लम नहीं होगी। जबकि मेरी इस जगह पे आने की दूसरी वजह है कि मैं चाहता हूँ कि सुजुआन के साथ जो लिंगजाओ की मैरिज हुई है उसे ब्रेक कर दिया जाए। पर इससे पहले प्रिंस वेई अपनी बातें पूरी भी कर पाता, उससे पहले लिंगजाओ ने उससे कहा तुम इस जगह से चले जाओ। जबकि बाकी लोग लिंगजाओ को सुजुआन को सपोर्ट लेता देख सरप्राइज हो चुके थे, क्योंकि ये पहली बार थी जब लिंगजाओ ने सुजुआन को सपोर्ट किया हो। जबकि लिंगजाओ के शब्दों को सुनने के बाद प्रिंस वेई भी सरप्राइज हो चुका था, लेकिन जल्दी से प्रिंस वेई ने लिंगजाओ को समझाते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, जिससे तुम इस लूजर से छुटकारा पा सको। लेकिन एक बार फिर से लिंगजाओ ने प्रिंस वेई की बातों को काटते हुए उससे कहा कि वो मेरा हस्बैंड है, इसीलिए मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी कि कोई मेरे हस्बैंड के बारे में बुरा कहे। जबकि प्रिंस वेई की सिचुएशन को देखते हुए सुजुआन हंसने लगा। साथ ही सुजुआन ने प्रिंस वेई का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या तुम मेरी वाइफ से शादी करना चाहते हो? ये कहने के बाद सुजुआन वैन फैमिली के लोगों पे गुस्सा होते हुए कहा, इस जगह पर एक आउटसाइडर आकर वैन फैमिली के हॉल में आकर कह रहा है कि वह मेरी वाइफ का ध्यान रखेगा, और जब ऐसी बातें बाहर के लोग को मालूम होगा तो वो आखिर वैन फैमिली के बारे में क्या बात करेंगे। साथ ही जब बाहर के लोग को ये बातें मालूम होगी तो बाहर के लोग वैन फैमिली के लोगों पे हंसेंगे। जबकि दूसरी तरफ प्रिंस वेई उसकी बातों को सुनने के बाद काफी गुस्सा हो चुका था, इसलिए प्रिंस वेई ने सुजुआन पे हमला करने के लिए अपने फायर पावर से उस पर अटैक कर दिया। पर ये देखते ही लिंगजाओ ने सुजुआन को बचाने के लिए अपनी आइस की पावर को एक्टिवेट करते हुए उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी लिंगजाओ हॉल से जाते हुए सुजुआन से कहते, तुम मेरे हस्बैंड हो, इसलिए आज मैंने तुम्हें बचा लिया, पर अगली बार मैं तुम्हें बचाने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूंगी। लेकिन ये बात साफ है कि हमारी शादी ज्यादा समय तक नहीं
नहीं टिकेगी। ये कहने के बाद लिंगजो ने प्रिंस वही से कहा, आज जो भी कुछ इस जगह पे हुआ है वो मेरे खुद के डिसीजन थे, इसमें पूरे वेन फैमिली का कोई भी हाथ नहीं है, इसलिए मैं उम्मीद करूँ कि हम दोनों की फैमिली में आपस में फाइट ना हो। ये कहते हुए लिंगजो उस जगह से चली गई, जबकि सुजुआन भी उस जगह से चला गया। फिर अगले सीन में हम सुजुआन को देखते हैं जो मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी सुजुआन हमें बताता है कि कल्टीवेशन के अंदर 4 स्टेज हैं, मार्शल डाओ, युआन डाओ, स्पिरिचुअल डाओ और आखिरी में मिस्टिकल डाओ। और मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में काफी अच्छे से कल्टीवेशन की, जिससे मैं मिस्टिकल डाओ के आखिरी रेलम में पहुंच चुका था। पर मैं अभी फिलहाल के लिए अपनी प्रीवियस लाइफ की कल्टीवेशन से काफी पीछे हूँ। साथ ही अभी तो मुझे फिर से अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करना होगा, जिसके लिए मुझे सबसे पहले एक पावरफुल फाउंडेशन बनाने की जरूरत है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इन 4 स्टेज के अंदर भी काफी सारे लेवल हैं, जो आने वाले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। फिर कुछ समय इसी तरह से मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करने के बाद जुएन ने अपने मन में कहा, मैंने अभी तक केवल 3 ही मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस किया है, लेकिन इसके बावजूद मैं अभी से पूरी तरह से एग्जॉस्ट महसूस कर पा रहा हूँ। और अगर मुझे अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो मुझे एक ऐसी जगह पर ढूंढना होगा जहाँ पर काफी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी हो, जिससे मेरी ट्रेनिंग करने की स्पीड और भी बढ़ जाएगी। या फिर स्पिरिचुअल एनर्जी के बिना मुझे किसी ट्रेजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे किसी भी तरह से अगले 3 महीने के अंदर मार्शल डाओ को ब्रेक थ्रू करना है, ताकि मैं जल्द से जल्द युआन डाओ स्टेज में पहुंच सकूं। लेकिन इस सिटी में स्पिरिचुअल एनर्जी या फिर ट्रेजर को ढूंढना काफी मुश्किल है। ये कहने के साथ ही सुजुआन ने कुछ महसूस किया, इसलिए उसने जल्दी से आवाज देते हुए कहा, मुझे मालूम है तुम इसी जगह पर छुपी हुई हो। जबकि जैसे सुजुआन ने अपनी बातें कंप्लीट की, उसी समय उस जगह पर लिंगजुई आ गई, जो पेड़ के पीछे से उसकी बातों को सुन रही थी, साथ ही उसे मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते हुए देख रही थी। तभी उसने सामने आते हुए सुजुआन से सवाल किया, क्या तुम स्पिरिचुअल एनर्जी की बात कर रहे हो, जहाँ पे काफी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद हो। ये कहने के साथ ही लिंगजुई ने सुजुआन को बताया कि सिटी के बाहर एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पे उसे काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी मिल जाएगी। जब ये दोनों इसी तरह से बातें कर रहे थे, तभी सुजुआन ने देखा कि उस जगह पर एक गार्ड आ रहा है। इसलिए सुजुआन ने लिंगजुई को अपने कमरे में जाकर आराम करने को कहा, क्योंकि अभी काफी अंधेरा हो चुका था। इसीलिए अगर किसी गार्ड ने उन दोनों को देखा तो वो कुछ गलत समझेगा, जिससे लिंगजुई की रेपुटेशन खराब हो सकती थी। अब अगले सीन में सुजुआन लिंगजुई की बताए हुए एड्रेस पे आ चुका था, जहाँ ते सुजुआन को मालूम है कि इस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी वैसे तो काफी कम है, पर उसकी सिचुएशन को देखते हुए ये स्पिरिचुअल एनर्जी भी उसके लिए काफी था। इसलिए सुजुआन ने बिना देरी किए अपने मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करने लगा। साथ ही मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करते हुए सुजुआन हमें बताता है वो जिस मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल कर रहा है वो उसके प्रीवियस लाइफ के एक फ्रेंड ने दिया था। इसे सोचते हुए सुजुआन भी अपनी मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस कर ही रहा होता है। उसी समय उसने कुछ महसूस किया, जिसके बाद सुजुआन एक डायरेक्शन की ओर बढ़ गया। फिर अगले सीन में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो आगे की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उस जगह पर सुजुआन आ गया, जिसे देखकर वो लड़की सावधान हो गई, क्योंकि उसे लग रहा था कि सुजुआन उसके ग्रैंडफादर को चोट पहुंचाने के लिए आया है। लेकिन तभी उसके ग्रैंडफादर की तबीयत बिगड़ने लगी, जो देखकर वो लड़की काफी डर चुकी थी। जबकि जुएन ने जब उस ओल्ड मैन को देखा तो उसे मालूम हुआ कि इस ओल्ड मैन के अंदर एक पॉइजन है, जिसकी वजह से इस ओल्ड मैन की डेथ अगले 3 दिनों के अंदर हो जाएगी। और ये सभी बातें सुजुआन ने उन्हें भी बता दिया, जिस वजह से तो वो लड़की और भी गुस्सा हो गई। पर इससे पहले वो लड़की कुछ कहते उससे पहले उसके ग्रैंडफादर ने उसे शांत करवाते उससे कहा, इसने जो भी कहा बिल्कुल सही है। तभी जुएन ने अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहा, अगर मेरा गेस सही है तो आप लोग जरूर इस जगह पर सेक्सियन ग्रास और यान फ्लावर के लिए आए होंगे। जबकि सुजुआन की बातों को सुनने के बाद उस ओल्ड मैन ने भी सहमति जताई, लेकिन तभी उस ओल्ड मैन की कंडीशन और भी बिगड़ने लगी, जिस वजह से सुजुआन ने उन्हें एक जगह पे बैठा दिया। फिर से सुजुआन ने अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहा, अगर उसका गैस सही है तो आपको ग्रास फ्लावर इसलिए चाहिए ताकि आप उन दोनों को एलेक्सर बनाकर कंज्यूम कर सको, जिसके बाद आप फोर्सफुली अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना चाहते हो। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा करने के बावजूद आप पूरी तरह से अपने आप को ठीक नहीं कर पाओगे। जबकि ये सुनने के बाद तो वो लड़की सरप्राइज होते हुए कहती है, आखिर तुम्हें कैसे मालूम। और जुएन ये सभी बातें इसलिए जानता था क्योंकि उसके पास प्रीवियस लाइफ की मेमोरी थी। तभी उस लड़की ने कुछ सोचने के बाद जुएन को ग्रीट करते हुए कहा, अगर आपके पास इस पॉइजन से रिलेटेड इतनी जानकारी है तो जरूर आपके पास ग्रैंडपा को ठीक करने का भी कोई तरीका होगा। इसलिए मिस्टर सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे ग्रैंडफादर को ठीक कर दीजिए। ये कहते हुए उस लड़की ने अपने ग्रैंडफादर को ठीक कर देने के लिए सुजुआन से रिक्वेस्ट की। उसकी बातों को सुनने के बाद सुजुआन ने सहमति जताते हुए कहा, मेरे पास कुछ तरीके हैं जिस मेथड को फॉलो करते हुए तुम्हारे ग्रैंडफादर अपने आप को हील कर पाएंगे।
ये कहने के बाद सोजवान उस ओल्ड मैन की ओर देखते हुए कहा, अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो मैं उन मेडिसिन का नाम लिख के दे सकता हूँ। जबकि दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन सोजवान से बातें करके समझ चुका था भले सोजवान की उम्र काफी कम हो, लेकिन इसके बावजूद सोजवान को काफी नॉलेज है। इसलिए उस ओल्ड मैन ने भी सहमति जताते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारे दिए गए मेथड्स को फॉलो करते हुए ठीक हो जाता हूँ तो मैं जाओटियान तुम्हारी मदद को हमेशा याद रखूंगा। तभी सोजवान ने कहा, मुझे इस मेथड के बदले कुछ लो लेवल के मेडिसिन चाहिए। और सोजवान को मेडिसिन इसलिए चाहिए थे ताकि उसकी मदद से वो अपनी फाउंडेशन को और भी पावरफुल कर सके। जबकि दूसरी तरफ जुएन की बातों को सुनने के बाद वो दोनों ही सरप्राइज हो गए, क्योंकि लो लेवल की मेडिसिन काफी सस्ती थी, इसलिए वो दोनों इसके लिए तैयार हो गए। साथ ही साथ उस लड़की ने सोजवान को 10,000 टेल्स भी दिए, लेकिन जुएन इतने सारे टेल्स को लेने से मना कर देता है। जो देखकर उस ओल्ड मैन ने सोजवान से कहा, ये मेरी ओर से ग्रीडिंग है, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि मिस्टर सो आप इसे रख लेंगे। जबकि उस ओल्ड मैन की बातों को सुनने के बाद आखिरकार सोजवान ने भी उन 10,000 टेल्स को रख लिया। फिर सोजवान ने मेडिसिन का नाम कागज पर लेके उन्हें दे दिया। साथ ही सोजवान ने उस ओल्ड मैन से कहा कि आपको अगले 7 दिनों के लिए इस मेडिसिन को लेने होंगे, और फिर 7 दिनों के बाद मैं आपके बॉडी से पूरी तरह से टॉक्सिन पॉइजन को निकाल दूंगा। जबकि सोजवान की बातों को सुनने के बाद वो ओल्ड मैन सोजवान का काफी धन्यवाद करने लगा, और कुछ समय बातें करने के बाद सोजवान उस जगह से चला गया। और तभी उस ओल्ड मैन को याद आया कि उसने सोजवान का नाम पूछना उससे भूल ही गया। फिर अगले सीन में हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर सोजवान बाथटब में बैठा हुआ था। साथ ही सोजवान ने इस बाथटब के अंदर कुछ मेडिसिन को मिला रखा था, और इन मेडिसिन से सोजवान की फाउंडेशन और भी पावरफुल हो जाएगी, जिसकी वजह से सोजवान को अगले लेवल पे ब्रेक थ्रू करने में थोड़ी आसानी होगी। इसीलिए अगले 2 घंटे तक सोजवान ने बाथटब के अंदर बिताया। फिर अगले 2 घंटे के बाद सोजवान अपने कमरे से बाहर आ गया। फिर सोजवान ने अपनी हल्की सी पावर का इस्तेमाल किया, जहाँ से मालूम है कि उसकी पावर पहले से बढ़ चुकी है, और ये सब कुछ उस मेडिसिन बाथटब की वजह से हुआ था। अभी सोजवान इन सभी चीजों के बारे में सोच ही रहा था, तभी उस जगह पर लिंगजुई आ गई। जबकि लिंगजुई को उस जगह पर देखकर सोजवान सरप्राइज हो चुका था। तभी लिंगजुई ने उसे बताया कि आज उसका बर्थडे है। ये सुनने के बाद तो सोजवान फिर से एक बार सरप्राइज हो गया। साथ ही सोजवान लिंगजुई से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारे बर्थडे के बारे में कुछ भी याद नहीं था। जबकि सोजवान की बातों को सुनने के बाद लिंगजुई थोड़ा उदास हो गई, लेकिन किसी तरह से लिंगजुई ने अपनी उदासी को छुपाते हुए कहा, इसकी मुझे आदत हो चुकी है, और वैसे भी कुछ दिनों के बाद ग्रैंडमा 80 साल की हो जाएगी, और इसीलिए बाकी सभी उनके बर्थडे में बिजी होंगे, और इसी वजह से मेरी फैमिली को भी मेरा बर्थडे याद नहीं होगा। ये कहने के बाद लिंगजुई पीछे पलटते हुए सोजवान से कहती है, मैंने आज अपने सभी दोस्तों को इनवाइट किया है खाने पे, और जिस होटल के अंदर मैंने उन सभी को इनवाइट किया था अब तक वो सभी आ चुके होंगे, और मैं इस जगह पे मैं आपको भी अपनी डिनर पार्टी में इनवाइट करना चाहती हूँ। अब ये सुनने के बाद सोजवान भी डिनर पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गया। फिर अगले सीन में हम उसी होटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर लिंगजुई ने अपने सभी फ्रेंड को इनवाइट किया था, और तभी लिंगजुई के फ्रेंड्स ने देखा कि लिंगजुई उस जगह पे आ चुकी है, इसीलिए लिंगजुई के सभी फ्रेंड्स उसे कांग्रेचुलेशन कहने लगे। तभी लिंगजुई का फ्रेंड लिंगजुई का बर्थडे विश करते हुए अपने पास से एक तोहफा निकालता है, जिसे उसने लिंगजुई को देते हुए उसने कहा कि स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, और साथ ही मैं विश करता हूँ कि तुम काफी आसानी से होने वाले एग्जाम में पास हो जाओ। दरअसल कुछ ही समय बाद किंग स्वॉर्ड मैंशन में एक एग्जाम होने वाला था, और लिंगजी का ये फ्रेंड इसी एग्जाम के बारे में बातें कर रहा था। जबकि ये कहने के साथ ही उसने बॉक्स को ओपन किया, जिसके अंदर पर्पल फिनिक्स जेड हेयर पेन रखा हुआ था, जिसे देखकर तो उस जगह पर लिंगजी के फ्रेंड्स मौजूद सभी सरप्राइज हो गई, क्योंकि वो हेयर पेन काफी ज्यादा महंगी थी। जबकि अपनी फ्रेंड्स की बातों को सुनने के बाद लिंगजी ने उस तोहफे को लेने से मना कर दिया। साथ ही लिंगजी ने अपने फ्रेंड्स से कहा, ये देखने में काफी ज्यादा महंगा लग रहा है, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम इस तोहफे को अपने पास ही रखो। जबकि ये सुनने के बाद लिंगजी के फ्रेंड ने एक बार फिर से कोशिश करते हुए कहा, मैं अपनी इच्छा से तुम्हें ये तोहफा देना चाहता हूँ, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि तुम इसे रख लो। साथ ही मैं तुम्हें इसे लेने के लिए बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर रहा, बल्कि ये तो बस मेरी ओर से एक बर्थडे गिफ्ट है। ये कहते हुए नेटिया ने लिंगजी को एक बार फिर से मनाने की कोशिश की। जबकि उसकी बातों को सुनने के बाद लिंगजी काफी प्रेशर फील कर रही थी, और इसको महसूस करते हुए सोजवान ने आगे बढ़ते हुए उस बॉक्स को बंद कर दिया। साथ ही सोजवान ने नेटियांग से कहा कि तुम लिंगजी को दोस्त हो, और तुम्हें ये बात अच्छे से मालूम होगा कि लिंगजी इतनी कीमती गिफ्ट किसी से भी नहीं लेती, इसीलिए बिना फालतू में उस पर प्रेशर डालना बंद करो। ये सुनने के बाद नेटियान काफी गुस्सा हो गया। साथ ही उसने सोजवान से कहा, अगर ऐसी बात हो तो लिंगजी रिश्ते में तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, इसलिए तुम आखिर मुझे बताओ, आखिर तुमने अपनी सिस्टर इन लॉ को बर्थडे पे क्या गिफ्ट दिया। ये कहने के साथ ही नेटियांग ने सभी के सामने सोजवान की बेइज्जती की, क्योंकि उसे भी अच्छे से मालूम था कि सोजवान पक्का उसका बर्थडे भूल चुका होगा, या फिर उसके पास पैसे नहीं होंगे। और एक हद तक नेटियांग की बिल्कुल बात सही थी, क्योंकि सोजवान लिंगजी के बर्थडे पूरी तरह से भूल चुका था। तभी सोजवान ने अपनी गलती को एडमिट करते हुए कहा, मैं उसका बर्थडे भूल चुका था, और जब तक लिंगजी ने मुझे ये बताया कि उसका आज बर्थडे है तब तक काफी टाइम बीत
चुका था और लिंगजुई की इनवाइट करने पर सबसे पहले मुझे यहाँ पर आना पड़ा, पर यहाँ से निकलने के बाद मैं लिंगजुई को तोहफा दे दूंगा। ये सुनने के बाद नेटियांग की बोलती बंद हो गई। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या कहना चाहिए। और जैसे ही यहाँ का माहौल थोड़ा सा ठीक हुआ ही था, तभी उस जगह पर कुछ लोग आ गए। तभी सामने वाले व्यक्ति ने लिंगजुई की ओर देखते हुए कहा कि आज मुझे मालूम है कि आज तुम्हारा बर्थडे है और कुछ ही समय पहले मुझे मालूम है कि तुम इस जगह पर अपने फ्रेंड के साथ अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही हो और ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही मैं भी तुम्हारे डिनर पार्टी में आ गया। जबकि अपने सामने वाले इंसान को देखने के साथ ही लिंगजुई काफी गुस्सा हो गई। साथ ही उस जगह से उसे निकालते हुए कहते हैं तुम इस जगह से दफा हो जाओ, क्योंकि ना ही मैंने तुम्हें अपनी डिनर पार्टी में इन्वाइट किया है और ना ही तुम्हारा इस जगह पर वेलकम है। जबकि लिंगजुई की बातों को सुनने के बाद वो व्यक्ति हंसते हुए कहता है मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरा स्वागत करते हो या फिर नहीं, फर्क तो इस बात से चलता है कि मैं तुमसे शादी करके तुम्हें इस जगह से ले जा सकता हूँ। ये कहते हुए अभी आया हुआ व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगा, जो सुनने के बाद सभी लोग सरप्राइज हो गए और उसी के बारे में बातें करने लगे। और इन लोग की बातों से मैं मालूम पड़ता है कि इसका नाम हुआ जेंग है, जो इस सिटी के 3 रॉयल फैमिली में से एक का वंशज है, जिसके चलते हुआ जेंग का बैकग्राउंड काफी पावरफुल है। तभी हुआंग जेंग ने फिर से लिंगजुई से कहा तुम मुझसे शादी कर लो, जिससे तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को काफी बेनिफिट मिलेगा। ये सुनने के बाद तो लिंगजुई दूसरी तरफ काफी गुस्सा हो गई, पर लिंगजुई के एक्सप्रेशन को देखते हुए हुआंग जेंग ने कहा तुम गुस्से में भी काफी प्यारी लगती हो। तभी नेटियान लिंगजुई का फ्रेंड सामने आते हुए कहता है तुम्हें ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। उसकी बातों को सुनने के बाद हुआंग जेन गुस्सा होते हुए कहता है तुम्हें बीच में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो मेरे बॉडीगार्ड्स तुम्हारी यहीं पर चैप्टर क्लोज कर देंगे और वैसे भी तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली के सामने कुछ भी नहीं है। ये कहते हुए हुआंग जेन ने अपना एक पंच उसे दे मारा, जिसकी वजह से नेटियान नीचे गिर गया। जबकि दूसरी तरफ नेटियान सभी के सामने पिटाई खाकर काफी शर्मिंदा फील कर रहा था, लेकिन नेटियान जानता था कि अगर उसने हुआंग जेन से फाइट करने की कोशिश की तो ये मैटर और भी बड़ा हो जाएगा, जिसके बाद उसकी फैमिली भी इसके अंदर आ जाएगी। इसीलिए नेटियान ने आगे कुछ भी नहीं कहा। जबकि दूसरी तरफ सोजुआन भी अपने मन में सोच रहा था कि हुआंग जेन की फैमिली काफी पावरफुल है, इसीलिए नेटियान चाहकर भी हुआंग जेन से फाइट नहीं कर पाएगा, नहीं तो हुआंग जेन की फैमिली नेटियान की फैमिली को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। जबकि दूसरी तरफ अपनी बर्थडे पार्टी को बिगड़ता देख लिंगजुई काफी गुस्सा हो गई, इसलिए वो हुआंग जेन के सामने आते हुए कहती है आखिर तुम इस जगह पर क्यों आए हो। दूसरी तरफ हुआंग जेन उसकी बातों को सुनने के बाद कहता है दरअसल मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मेरी फैमिली कुछ समय के बाद तुम्हारी फैमिली के अंदर हमारे रिश्ते की बात करने जाएगी और इसी न्यूज को देने के लिए मैं इस जगह पे आया हूँ। जबकि हुआंग जेन की बातों को सुनने के बाद लिंगजुई उससे कहती है मैं तुमसे शादी करने से बेहतर मरना पसंद करूंगी, इसीलिए तुम भूल जाओ कि मैं तुमसे शादी भी करूंगी। जिस पर हुआंग जेन ने उसके बातों का रिप्लाई करते हुए कहा जैसे कि तुम्हारी सिस्टर ने इस यूजलेस पर्सन से शादी की, सेम उसी तरह तुम मुझसे भी शादी कर सकती हो और इनफैक्ट मैं इस यूजलेस पर्सन से कई गुना अच्छा हूँ और मेरी फैमिली बैकग्राउंड भी इससे काफी बेहतर है। ये सुनने के बाद लिंगजुई काफी परेशान हो गई, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि हुआंग जेन की बातों से वो समझ चुके थे कि वो हुआंग जेन इतनी आसानी से उसे इस जगह से नहीं जाने देगा। लेकिन जब लिंगजुई परेशान हो रही थी तभी सोजुआन सामने आते हुए उससे कहता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे के मामले को मैं खुद देख लूंगा। ये कहने के साथ ही वो सामने आ गया। जबकि उसकी बातों को सुनने के बाद हुआंग जेन गुस्सा होते हुए कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो। ये कहने के साथ ही उसने सोजुआन को धमकी दी, साथ ही उसने सोजुआन से कहा तुमने इतनी बकवास की है, इसकी वजह से मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा, लेकिन तुम फिक्र मत करना क्योंकि मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। ये कहते हुए उसने सोजुआन का मजाक उड़ाया। उसके बाद उसने अपने गार्ड को भेजकर सोजुआन की पिटाई कराने की कोशिश की, क्योंकि उन सभी को अच्छे से मालूम था कि सोजुआन के पास कोई भी पावर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो हुआंग जेन के सामने इतनी बकवास करने की हिम्मत कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ हम हुआंग जेन को गार्ड्स को देखते हैं जिसने सोजुआन को चारों तरफ से घेर लिया था और अगले पल एक गार्ड ने अपनी मार्शल आर्ट्स की मदद से सोजुआन पे अटैक करने की कोशिश की, लेकिन तभी सोजुआन ने उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए अपने हाथों में स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर कर लिया और अगले पल उस गार्ड को सोजुआन ने एक पंच मार दिया। जबकि ये देखते ही दूसरे गार्ड ने भी अपनी मार्शल आर्ट्स की मदद से सोजुआन पे अटैक कर दिया, लेकिन उसके अटैक को भी सोजुआन ने काफी इजीली ब्लॉक कर लिया और अगले पल सोजुआन ने उस गार्ड को भी एक किक मारते हुए उसे साइड कर दिया, जो देखकर उन गार्ड का कमांडर भी सोजुआन से लड़ने के लिए सामने आ गया और बिना पलक के झपकाए उस कमांडर ने भी सोजुआन पे अटैक करना चाहा, जिसके मूव्स को देखकर सोजुआन समझ चुका था कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ये कमांडर बाकी के दोनों गार्ड से थोड़ा सा पावरफुल था। इसलिए सोजुआन ने फैसला किया कि इस कमांडर को हराने के लिए वो अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करेगा। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड को चेकआउट कर लिया है तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि आखिर सोजुआन इतना पावरफुल कैसे हो गया है। अभी प्रेजेंट में सोजुआन अपना मूव करते हुए अपनी सारी फायर एनर्जी को अपने हाथों पे ले आया और अगले पल सोजुआन ने उस फायर अटैक से उस कमांडर पे अटैक कर दिया और सोजुआन का ये फायर अटैक इतना पावरफुल था कि एक ही अटैक से कमांडर भी ढेर हो गया, जो देखकर तो हुआंग जेन भी सरप्राइज हो चुका था कि आखिर ये इतना पावरफुल कैसे
कैसे हो चुका है। साथ ही बाकी लोग भी ये देखकर सरप्राइज हो चुके थे कि सुजवान, जिसके पास कल्टीवेशन कुछ भी नहीं था, वो अचानक से इतना पावरफुल कैसे हो गया। ये सब सोचते हुए उन्होंने सुजवान की ओर देखा, जो धीरे धीरे करके हुआंग जोन की ओर बढ़ रहा था, जो देखकर हुआंग जोन उसे धमकी देने लगा कि मेरी फैमिली काफी अमीर है, जो तुम्हारी फैमिली को 1 सेकंड में मिटा देगी, इसीलिए मुझ पर हमला करने से पहले अपनी फैमिली के बारे में अच्छे से सोच लो। लेकिन सुजवान ने उसकी फालतू बातों को नजरअंदाज करते हुए उसे गले से उठा लिया और हुआंग जोन के गले पे तेज से प्रेशर डालने लगा, जिससे हुआंग जोन की कंडीशन बिगड़ने लगी और कुछ समय के अंदर उसकी कंडीशन काफी बिगड़ चुकी थी। इसीलिए सुजवान ने उसे नीचे छोड़ दिया। लेकिन अब तक सुजवान ने हुआंग जोन को काफी ज्यादा डरा चुका था। लेकिन इससे पहले सुजवान उसके साथ कुछ भी करता, उससे पहले उस जगह पर एक व्यक्ति आ गया जो इस पूरे होटल का ओनर था और इस जगह की लड़ाई की आवाज को सुनकर वो इस जगह पे आ चुका था। और जब उसकी नजर अपने आसपास गई तो वो समझ चुका था कि इस जगह की सिचुएशन बिगड़ चुकी है। तभी उस ओनर की नजर सुजवान पे पड़ी, जिसकी ओर देखते हुए उसने उसे ग्रीट किया। तभी ओनर ने सुजवान से रिक्वेस्ट किया कि वो उसकी यंग मास्टर को छोड़ दे, साथ ही वो अपनी यंग मास्टर के बदले उससे माफी मांगता है। जबकि दूसरी तरफ इस होटल के ओनर को माफी मांगता देख सभी लोग सरप्राइज हो गए, क्योंकि शायद ये ओनर भी काफी पावरफुल होगा या फिर किसी पावरफुल फैमिली से आता होगा। लेकिन फिलहाल हमें इस ओनर के बारे में इतना ही पता चलता है कि इसका नाम यू टियान है, जिसकी स्ट्रेंथ के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं मालूम। तभी इस होटल के ओनर ने सुजवान से कहा, मुझे अच्छे से मालूम है कि मैं इस जगह पे आने में थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ, इसीलिए चलते इस जगह की सिचुएशन थोड़ी बिगड़ गई है, पर मास्टर सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि फिलहाल आप मेरे यंग मास्टर को जाने दो। ये कहते हुए उसने सुजवान से एक बार फिर से माफी मांगी, साथ ही उसने अपने माथे भी उसके सामने टेक दिए, जो देखकर तो एक बार फिर से सभी लोग दंग रह गए, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी को अच्छे से मालूम था कि सुजवान एक यूजलेस पर्सन है, जिसकी आज से 3 साल पहले कल्टीवेशन ब्रेक हो चुकी थी। और तब से सुजवान ने कल्टीवेशन करने की काफी कोशिश की, लेकिन वो फिर से कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर पाया। फिर से इसी प्रोग्राम सुजवान को देखते हैं, जो ओनर की ओर देखते हुए कहता है, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मामला हम दोनों के बीच का था। जबकि सुजवान की बातों को सुनने के बाद उस ओनर ने अपने मन में सोचा, ये सुजवान कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने सुजवान के रूमर्स के बारे में सुना था, उससे वो सुजवान ये सुजवान बिल्कुल डिफरेंट है। और इस ओनर को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि सुजवान और भी कितना पावरफुल होगा। और तो और उसके साथ ये भी लग रहा था कि सुजवान अपनी असली पावर सभी से छुपा रहा है। जब होटल ओनर ये सब सोच रहा था, तब दूसरी तरफ हम सुजवान को देखते हैं, जो हुआंग जोन से कहता है, आज की फाइट हमारे और तुम्हारी बीच की थी, इसीलिए अगर तुम्हें बदला लेना हो तो मुझसे लेना, पर अगर तुमने मेरी फैमिली को टारगेट करने की कोशिश की तो फिर तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये धमकी देते हुए सुजवान ने लिंगजियो की ओर देखा, जो देखते हैं लिंगजियो सुजवान के साथ उस जगह से चली गई। जबकि लिंगजियो और सुजवान के बाहर जाते सभी लोग एक एक करके बाहर जाने लगे। जबकि दूसरी तरफ हुआंग जोन को काफी गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने अपने अंकल से शिकायत करते हुए कहा, आखिर आपने उस पर अटैक क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर आपने खुद यूजलेस पर्सन पे अटैक किया होता तो वो उसी जगह पे मारा जाता। ये सुनने के बाद यू टियांग ने उसकी मदद करने से उसे मना कर दिया, साथ ही उससे कहा, अगर तुम्हारी इस मैटर में कोई मदद कर सकते हैं तो वो तुम्हारे फादर हैं, इसके अलावा मैं तुम्हारी किसी भी तरह से मदद नहीं कर पाऊंगा। ये सुनने के बाद हुआंग जोन भी समझ चुका था, इसीलिए उसने अपने अंकल को ग्रीट करते हुए उस जगह से चला गया। जबकि उसकी जाते ही ये टियान अपने मन में सोच रहा था, मैं कोई बेवकूफ व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे सब कुछ अच्छे से मालूम है आखिर मैं क्या कर रहा हूँ। ये कहने के साथ ही वो सुजवान के बारे में सोचने लगा। फिर से प्रोग्राम हम अगली सुबह देखते हैं, जहाँ पर सुजवान एक रोड पे चल रहा था, लेकिन तभी उसके सामने कमांडर आ गया, जिसने सुजवान को देखते उसे ग्रीट किया। साथ ही उसने सुजवान को बताया कि मेरे मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुनने के बाद सुजवान भी तैयार हो गया। फिर अगले सीन में हम सुजवान को देखते हैं, जो उस कमांडर के साथ एक जगह पे आ चुका था। उस जगह पर हुआंग जोन भी मौजूद था और वो अभी सुजवान को काफी गुस्से से देख रहा था। तभी कमांडर ने सुजवान को अंदर जाने का इशारा किया, इसीलिए सुजवान भी उस कमरे के अंदर चला गया और उस जगह पर और कोई नहीं बल्कि हुआंग जोन का फादर पहले से मौजूद था।